मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलबलाह चैनल के प्रोग्राम बज़्म ख़वातीन में आप सबका इस्तक़बाल है। नाज़रीन, मशहूर कहावत है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और जान है तो जहान है। आज हम आपके लिए सेहत पर मुबनी प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। हमारी आज की मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं डॉक्टर आसिफ़ा निसार साहिबा, जो मेडकुरा अस्पताल बेंगलुरु की चेयरपर्सन हैं और रियासतगीर तंजीम डॉक्टर्स फॉर ह्यूमैनिटी की कोऑर्डिनेटर हैं। डॉक्टर साहिबा, प्रोग्राम में आपका तहदिल से इस्तक़बाल है। नाज़रीन, पिछले चंद माह से आलमी सतह पर कोविड-19 वबा ने इंसानों को अपनी ज़द में लिया हुआ है। लाखों अफराद इस वबा के शिकार हो चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि अब इंसानों को इस वबा के साथ ज़िंदगी गुजारने की आदत डाल लेनी चाहिए और इसी के साथ हमें जीना सीखना होगा। तो आइए नाज़रीन, डॉक्टर साहिबा से ये जानेंगे कि हमें इस सिलसिले में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले ये बताइए कि इस बीमारी की क्या अलामात हैं और हमें अगर टेस्ट करवाना है इस बीमारी के सिलसिले में तो किन हालात में हम टेस्ट करवाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन, आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे। आपने जो पहला सवाल किया है, इस सवाल का तो अब जिस तरीके के हालात चल रहे हैं उसमें आपका सैचुरेशन अगर गिर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो रहा है और आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और आपको बहुत ज़्यादा खांसी है, तो ही आप टेस्ट के लिए जाइए। साथ में आपको बहुत ज़्यादा बुखार भी होना चाहिए। हो सकता है लूज मोशंस भी रहें या ना भी रहें, हो सकता है वॉमिटिंग्स भी रहें या ना भी रहें। इन हालात में ही चाहिए कि आप लोग टेस्ट के लिए जाएं। आम तौर पे एक पैनिक सा माहौल बना हुआ है। थोड़े बहुत अलामात नज़र आने की वजह से पेशेंट्स हर सेंटर पे दौड़े चले जाते हैं और टेस्ट करवाते हैं। स्टार्टिंग पीरियड में जब टेस्ट किया जाता है तो यूजुअली नेगेटिव ही आता है। तो इसका जो इंक्यूबेशन जो पीरियड हम जो कहते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट में कभी भी पॉजिटिव नहीं आता। तो जब स्टार्ट में ही आप लोग प्रिकॉशंस ले लेंगे तो टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल फ्लू और ये कोरोना वायरस से जो शिकार हैं लोग, उनमें क्या फ़र्क दिखाई देता है? जी, नॉर्मल फ्लू में देखिए सर्दी ज़ुकाम 2 दिन मैक्सिमम रहेगा। जैसे ही एंटीहिस्टामिन्स ले लेते हैं यूजुअली लोग आम तौर से ऑन शॉप जाके लेते हैं, मेडिकल काउंटर पे जाके यूजुअली लोग ले लेते हैं, तो वहाँ पे एंटीहिस्टामिन्स दे देते हैं। तो उससे नॉर्मल फ्लू और बुखार में विदिन 48 आवर्स में लोग कंट्रोल में आ जाते हैं। 48 आवर्स के बावजूद इसके बाद फिर विदिन 24 आवर्स आपको महसूस हो कि फिर से सर्दी रिलैप्स हो गई है या फिर आपको बुखार और सर्दी खत्म होकर खांसी शुरू हो गई है, तो दिस इज अलार्म सिग्नल। यहाँ पर आपको प्रिकॉशन लेना है और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आइसोलेट योरसेल्फ। जी, किस तरह से आइसोलेट कर सकते हैं हम अपने आप को, जबकि घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हम कैसे अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं? जी, बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं हमारे पास इंडिविजुअल फैमिलीज कम है और बहुत ज़्यादा हमारे पास देखने में मिलता है कि वी हैव जॉइंट फैमिलीज एंड बिग फैमिलीज। तो जिसके पास ये सिम्टम्स महसूस हुए हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, आपको महसूस हो रहा है कि आपको बुखार आना जाना हो रहा है या फिर जुकाम खांसी आना जाना हो रहा है, तो आप अपने आप को एक कमरे में अलग से रख ले, सबके साथ उठना बैठना कम कर दे ताकि आप उस इन्फेक्शन को दूसरों तक ना पहुंचाए। ये बेइंतहा जरूरी है। ये स्टार्ट स्टेप है जो हर एक को फॉलो करना है, जिसकी वजह से हम इस पैंडेमिक को रोकने में बड़ी आसानी से कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत अच्छा। लेकिन डॉक्टर साहिबा, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो है बुज़ुर्ग भी रहते हैं और फिर ऐसे अफराद भी रहते हैं जो दम्मा यानी अस्थमा के और ज़ियाबतीस के, शुगर के, बीपी के पेशेंट भी हैं। तो इनके लिए हम इस वबा के दौरान जो है, यानी इस वबा जो चल रही है, ये वबा, इसमें किस तरह से उनकी हिफाजत, वो क्या अपने हिफाजती इक़दामात कर सकते हैं और हम कैसे उनकी देखभाल कर सकते हैं?
ये बहुत अच्छा और अहम सवाल है। जो आजकल जो अलामात बताए हैं, इन अलामात को हम लोग यूजुअली कोमॉर्बिडिटीज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो लोग जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई मर्ज लगा हुआ है। जी। तो ये दायरा यूजुअली एल्डरली पीपल में 50 प्लस के लोगों में ही आता है। जी। तो सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि घर के अफराद, अब वर्क फ्रॉम होम बहुत कम हो चुका है, पीपल आर गोइंग आउट एंड कमिंग होम बैक, घर में वापस आ रहे हैं। तो प्रिकॉशंस वो ये लेना है कि एसएमएस को ना छोड़ें, यानी कि सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। जैसे ही घर में वापस आए, बुजुर्गों के पास ना जाएं। घर में अगर आपको सर्दी, जुकाम या कोई भी तकलीफ हो रही है, बुखार है, तो प्लीज अपने एल्डर्स के पास ना जाएं, क्योंकि वो बाहर नहीं जा रहे हैं। हम जो भी बाहर जा रहे हैं, वी आर ब्रिंकिंग द इन्फेक्शन, घर में हम लोग लेके आ रहे हैं। तो अब ये बताया नहीं जा सकता कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने लोग कैरियर्स हैं। मेजॉरिटी लोग आज पूरे वर्ल्ड में कैरियर्स बन चुके हैं। ये इंशाल्लाह होगा ये कि प्रिकॉशंस अगर लेंगे तो हम लोग इन हमारे बुजुर्गों की हिफाजत कर सकते हैं, मगर इनकी दवाइयों में, इनकी देखभाली में कमी नहीं होनी चाहिए, और इनको बेहतरीन से बेहतरीन ग़िज़ा और साफ सुथरा रखेंगे तो इंशाल्लाह इनको इन बीमारी से, कोविड से हम लोग बचा सकते हैं। जी, बहुत बेहतर डॉक्टर साहिबा, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि अक्सर जो है माहौल ऐसा है कि बहुत सारे मरीज ऐसे घरों में रहते हैं। आपके जवाब से जो है इसमें फ़ायदा होगा नाजरीन को। एक और अहम सवाल है डॉक्टर साहिबा कि ख़वातीन में हामिला ख़वातीन भी रहती हैं और दूध पिलाने वाली ख़वातीन भी रहती हैं जिनके इन्फेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर उनको ये कोरोना वायरस का अटैक हो गया और वो इसमें मुब्तला हो गई इस वबा में, तो वो क्या प्रिकॉशंस ले सकती हैं? क्या दूध पिलाने वाली ख़वातीन अपने बच्चे के साथ रहकर उसको फीड कर सकती हैं? ये बहुत ही अहम सवाल है जो कि हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। यूजुअली डिलीवरी से पहले एहतियाती की जा रही है कि अगर कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव ड्यूल करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कम केसेस हैं जब वो पॉजिटिव नज़र आते हैं प्रेगनेंसीज में, क्योंकि जितने भी लेडीज प्रेग्नेंट हुए दे आर टेकिंग अटमोस्ट प्रिकॉशंस। रही बात अनफॉर्चुनेटली जो माँ पॉजिटिव हो गई है, जिसका बच्चा है, उस दूध पीछे छोटे नन्हे बच्चे को अगर कोई और फीड की आदत नहीं है या ही इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द मदर, तो पीडियाट्रिशियंस का कहना ये है कि मदर अपना पूरा प्रोटेक्शन, अपने आप को साफ करे, मास्क पहने, अपने ड्रॉपलेट्स, ये इन्फेक्शन फैलने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इसके जो खांसी से या फिर सांस से या फिर मुंह, चेहरे की तरफ हाथ ले जाके नाक को, मुंह को, चेहरे को साफ करने के बाद अगर बच्चे को डायरेक्ट छूती है तो शी इज इन्फेक्टिंग द चाइल्ड। जब भी वो वालदा अपने बच्चे को फीड करना चाहती है तो शी हैज़ टू टेक अटमोस्ट प्रिकॉशंस। वो अपना ड्रेस चेंज करें, अपने आप को पूरी तरीके से वॉश करें और हैंड्स तो पूरी तरीके से साफ करें और साफ सुथरे जगह में बैठ कर बच्चे को दूध पिलाएं और फिर बच्चे से दूर हट जाएं। कॉन्स्टेंटली बच्चे को कांस्टेंट 24/7 जिस तरीके से माँ को बच्चा लगा रहता है वो ना करें फीड के हिसाब से। अगर बच्चा फीड के अलावा किसी और पे डिपेंड है तो बेटर है कि जब तक इंक्यूबेशन पीरियड है और उसके साथ जो ट्रीटमेंट पीरियड जो चलता है तब तक वो दूर रहे। आई थिंक इसका बेहतर इलाज डिपेंडिंग अपॉन द साइंस एंड सिम्टम्स जो वालदा को हैं, कभी कभी एसिम्टमेटिक होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स रहते हैं, उसके हिसाब से ही हम लोग इसका जायज़ा लेकर उनको एडवाइस कर सकते हैं। एक और छोटा सा सवाल है डॉक्टर साहिबा, ये सैनिटाइजर जो हम यूज़ करते हैं बाहर के जो लिक्विड सैनिटाइजर, उससे हाथ साफ करके बच्चे को छू सकते हैं क्या? नहीं, बेटर है सैनिटाइजर्स में देखिए केमिकल्स होते हैं, बहुत बेटर है कि आप नॉर्मल साबुन का इस्तेमाल करें। आप अच्छी तरीके से अपने वॉश को, WHO के जो रूल्स हैं हॉट वॉश करने के जो तरीके बताए गए हैं उस तरीके को इस्तेमाल करके अपने हाथ को अच्छी तरीके से वॉश करके आप बच्चे को छुएंगे तो बेहतर है। सैनिटाइजर इज लाइक एन इमरजेंसी। अब बच्चा अब सोया हुआ है, एकदम पलट रहा है या गिरने का है, तो जब इमीडिएटली आप सैनिटाइजर लगा के जब वो वक्त में छू ले, बच्चे को आप उठा रहे हैं तो हैंड वॉश करना बेइंतहा जरूरी है। जी, आपसे एक कॉमन सवाल है कि सैनिटाइज़र को हम कहाँ और कब इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अक्सर लोग जहाँ कहीं भी बैठे सैनिटाइज़र की बॉटल निकालते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं और दूसरे काम करने लग जाते हैं। तो मैं आपसे जानना ये चाहूँगी कि सैनिटाइज़र को हम कब और कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, सैनिटाइज़र इज़ अल्कोहल बेस्ड, ये बात याद रखनी चाहिए। और सबसे अहम चीज़ है कि आप बाहर हैं
तो आपके पर्स या आपके पैकेट में एक सैनिटाइजर जरूर रखें, जी क्योंकि हो सकता है नोइंगली और अनजाने में यू मे गेट इन कांटेक्ट, आपको कांटेक्ट आ सकता है, कोई पॉजिटिव है या सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन हो रहा है, अनजाने में उन्होंने आपसे हाथ मिला लिया वो टाइम पे, या फिर आपने वही बॉटल या ग्लास या मेज, हो सकता है फोन की भी, somebody हेल्प के लिए फोन पूछ रहा है तो यू मे गिव द फोन, वापस जब फोन लेते हैं तो टेक आउट द सैनिटाइजर एंड यूज। सैनिटाइजर का यूज इस तरीके से होना चाहिए कि व्हेन यू आर आउट ऑफ द हाउस, बट घर आ जाने के बाद द बेस्ट सैनिटाइजिंग तरीका इज वॉशिंग योर हैंड्स विद द सोप। पानी और सोप से बढ़कर कोई और तरीका है ही नहीं, और मिनिमल जितने बार आप वॉश कर सकते हैं प्लीज वॉश कीजिए। और सबसे अहम चीज ये है कि जब घर में जब वापस दाखिल होते हैं आप, तो लाजिम है कि आप अपना जो मास्क पहनते हैं उस मास्क को भी बहुत एहतियाती से निकालना है। होता यह है कि जनरली यूं निकाल देते हैं या फिर पहले जाके हाथ वॉश कर लेते हैं, इसके बाद फिर मास्क को छीते हैं। ये बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि आपको बचना किससे है? वायरस से। कहाँ कहाँ बचना है? मुंह पे, नाक पे, आंख के हिस्से पे। वायरस के दाखिल होने के ये 3 ही जगह है। ये 3 जगहों से आप क्या कर रहे हैं? वॉश भी कर लिए, फिर अपने आप को ही कंटामिनेट कर लिया, यानी कि अपने आप को ही वही जरासीम फिर आपको लगा लिए। इस तरीके से आप कोशिश कीजिए कि आप जब हाथ वॉश करें तो पहले आप अपना मास्क जिस तरीके से निकालना है उस तरीके को बेहतरीन तरीके से निकाल के कहीं हैंग कर दें, या फिर डिस्पोजेबल हो तो जिसको, यानी कि डिस्कार्ड, फेंकने का अगर मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो उसको थ्रो कर दें। जी डॉक्टर साहबा, अभी आपने मास्क के बारे में बताया, मास्क किस तरह का इस्तेमाल करें, कैसे, कितने लेयर्स का और कैसा? और थोड़े लोग मास्क पहनने के लिए जो है बेहतियाती बरतते हैं और नाक के नीचे भी कर लेते हैं, और थोड़े तो जो है पुलिस के डर से भी मास्क पहन रहे हैं। तो मास्क के बारे में हमें यह जानना है कि किस तरह का मास्क हो, और एक मास्क कितने दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे उसकी एहतियात करना है ये भी हमें बताइए, और कितने घंटे तक हम कंटिन्यू यानी लगातार पहन कर रह सकते हैं, ये बातें भी हमें थोड़ा जानना है आपसे। जी, ये बहुत अहम सवाल है। यूजुअली N95 मास्क का बहुत ज़्यादा चलन चला हुआ है, जबकि N95 मास्क आम लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है। N95 मास्क ज़रूरी है जब आप कोविड पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं। तो प्लीज़ जो भी सामाइन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बराए मेहरबानी याद रखिए, आपका होममेड मास्क सबसे बेहतरीन मास्क है, यानी कि कपड़े वाला मास्क जिसे आप वॉश करके पहन सकते हैं। आप अपने मास्क को जब निकाल रहे हैं, आपने अगर पूरा पहना है तो प्लीज रिमूव इट फ्रॉम द बैंड्स। आपने अगर कान पे पहना है तो कान के तरफ से पकड़ के इसको एक निकालिए, फिर हटा दीजिए। ये चेहरे, दिस इज नॉट द पोजीशन वेयर यू आर सपोज टू टच। आपको करना है कि ये हिस्सा आपको नहीं छीना है। ये पार्ट बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, यानी कि यहाँ पे आप जिरासिम पूरे बैठे हुए हैं, तो आपको आपके कान के तरफ से निकालना है। इसको पहले कहाँ लगाना है? अगर कपड़े का है तो आप एरिएटेड पोर्शन, यानी कि जहाँ पे हवादार जगह है, खिड़की हो या फिर ऐसी जगह है जहाँ हैंगर आप खिड़की में टांग सकते हैं, इस तरीके से आप उसको लगा दीजिए। और हो सके तो विद इन 24 आवर्स में इसको वॉश दे दीजिए, डेटॉल में रिंस कर दीजिए, साबुन से धो लीजिए अगर कपड़े का है, फिर इसको सुखा दीजिए, फिर आप इसको पहन सकते हैं। अगर आप N95 पहन रहे हैं या फिर मेडिकेटेड मास्क पहन रहे हैं, नॉट मोर देन 48 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं। और मास्क पहनने के औकात, ये स्टार्टिंग में एक फोबिया के जैसा था। अगर आप घर में हैं तो प्लीज मत पहनिए। घर को हवादार रखिए, खिड़कियां खुले रखिए। जितना आप वेंटिलेटेड रखेंगे पूरे माहौल में, इंशाल्लाह हवादार रहेगा तो कोई बीमारी दाखिल नहीं होगी। अगर मास्क आप 24/7 पहन के रहते हैं तो होता यह है कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, यानी कि हमारी बाहरी सांस हवा जो जाती है, ये बहुत ज्यादा मुजीर है। वही हवा सांस के साथ हम वापस लेते हैं। कभी खांसी आ जाती है, कभी छींक आ जाती है, तो अंदर के मास्क में वही जिरासिम बैठ जाते हैं। तो आपको और हमको एहतियाती करना चाहिए कि कोशिश करें कि जब घर में हैं तो आप मास्क को बिल्कुल ना पहने, और बाहर जा रहे हैं तो बगैर मास्क के मत जाइए। ये इसलिए कि बाहर किसके इन्फेक्शन है आपको नहीं मालूम। अगर आपको इन्फेक्शन है, आप दूसरों को इन्फेक्शन ना लगा दें, इस एहतियाती से ये अगर ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह मास्क का हम लोग सही फायदा उठा सकते हैं। और मास्क कभी भी नाक के नीचे मत लाइए। आप मास्क पहनते इसीलिए हैं कि आपकी नाक और मुंह कवर हो जाए। यूजुअली हम देखते हैं कि मास्क तो पहना हुआ है,
होठों पे कटा हुआ है या फिर चिन्ह पे लगा रहता है, दिस इज रॉन्ग। ये आप बिल्कुल मत कीजिए। मास्क पहनते हैं तो पूरी तरीके से आपकी नाक यहाँ तक कवर होना लाजमी। एक और बात मेरे जहन में आ रही है कि अब थोड़ा सा जो है ये लॉकडाउन और घर में रहना सब कम हुआ है, तो मुलाजिमाओं को हम घर में बुला रहे हैं। अब वो मुलाजिमाएं जो है सबके घरों में काम करके आती हैं और बाहर से तो वो मास्क लगा के आती हैं, अक्सर घरों में वो आकर निकाल देती हैं। क्या इस तरह से घर के अफराद को कुछ तकलीफ होगी या नहीं तो कुछ उस वबा के फैलने का या हमें इन्फेक्टेड होने का खतरा है क्या? ये ऐसा सवाल है कि आप डिपेंड्स वो कितने घरों में जाके काम करती है पहली चीज, और किस एरिया से आ रही है। सेकेंडली, अगर आपको बुलाना लाजिम ही है, उसके बगैर चारा नहीं है, उसको आप अपने घर से एक ड्रेस दे दीजिए, एक नाइटी के टाइप में। बोलिए जब वो एंटर हो, दरवाजा आप खोलिए, वॉश बेसिन का नल आप खोलिए, साबुन उसको प्रोवाइड कीजिए। आपके घर का नहीं, उसका सेपरेट साबुन होना चाहिए ताकि वो अपना हाथ वॉश करे। फिर आप एक नाइटी के जैसा जो इतने स्लीव्स का है उसको दीजिए, लेट वॉश योर हैंड्स, यहाँ तक अपना काम कराइए और कोशिश कीजिए कि बेडरूम डस्टिंग ये तमाम काम आप खुद कर लें। जितनी जरूरत के लिए बुला रहे उतना काम करके जाती है तो। और जब वो बाहर जा रही है तो वो अपना जो गवन पहनी है उसको निकाल के या तो वो डेटॉल में वॉश करके सुखा के चली जाए नेक्स्ट डे आकर पहनने के लिए। जी डॉक्टर साहिबा, एक अहम बात आपसे जाननी थी कि बहुत से मरीज अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो है ये इस कोरोना वायरस से जो शिकार हुए थे वो सेहतयाब हो रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सेहतयाब होने के बावजूद उनके रिश्तेदार उनसे मिलने से कतरा रहे हैं और उनके करीब आने से खौफ खा रहे हैं। ये एक ज़हनी तौर पर जो है लोगों में डर बैठा हुआ है कि उनके साथ वो वायरस हमेशा चिमटा हुआ रहता है और हम अगर जाएंगे तो हमको भी वो इन्फेक्ट हो जाएंगे हम भी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि ये हम लोग समाजी दूरी बनाकर अपनों से ही कटते जा रहे हैं, इस तरह से महसूस हो रहा है। मरीज़ के सेहतयाब होने के बाद क्या दूसरे लोग उससे इन्फेक्ट हो सकते हैं? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं ये यूजुअली कॉल्ड एज सोशल स्टिग्मा इसको बोलते हैं। एक डर खौफ है जो माहौल में और पूरी वर्ल्ड पे छाया हुआ है। होता ये है कि जब मरीज बीमार रहता है तो उसे एक करीब 21 डेज या फिर उसका एक और वीक ऐड करके कोई ना मिले तो बहुत बेहतर है मरीज के लिए भी और मिलने वालों के लिए भी। इसके बाद सोशल मीडिया के जरिए से, फोन के जरिए से आप रब्त रख सकते हैं, बात करना चाहिए। वरना होता ये है कि पेशेंट तन्हा अकेला घर में ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मुझे कोई मिलने वाले नहीं है, कोई मुझे पूछने वाले नहीं है, तो डिप्रेशन में जा सकता है, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है और एहसास कमतरी आना शुरू हो जाती है और लोगों को वो बीमारी में मुब्तला होने की वजह से उनका विल पावर यानी कि उनका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू हो जाता है। ये लाजमी है कि सोशल डिस्टेंसिंग बोलने के बजाय आप लोग फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, सोशली कनेक्टेड रहिए, क्योंकि अगर सोशली कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो हम लोग हमारे ताल्लुकात को तोड़ते चले जाएंगे। ये बीमारी आई है, अल्लाह की आजमाइश है, बट इसमें अगर रब्त आप रखेंगे तो जो बीमार है हम लोग उनको सेहतियाब करने में मदद करेंगे। आपका एक फोन कॉल, आपकी एक खैरियत का कॉल उनकी बहुत सी हिम्मत अफजाई का काम करता है। ये बेइंतहा ज़रूरी है कि जो भी बीमार हो जाए उनके पास 1 महीने तक आप ना जाएं, इट्स फाइन। इसके बाद जाते हैं तो आप, अगर आपको कुछ बीमारी है तो आप बिल्कुल ना जाएं। आप तंदुरुस्त हैं, जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, फिजिकली उनको करीब मत जाइए जी। मगर एक बार जाकर इयादत करके आना, हिम्मत अफजाई करना बेइंतहा ज़रूरी है। आजकल हम देख रहे हैं कि हर जगह का मौसम जो है बार बार बदल रहा है। कभी तेज़ बारिश रहती है, कभी तेज़ धूप रहती है। इस वजह से जो है ये इंसानों की सेहत पर असर पड़ रहा है और हम देख रहे हैं कि ज़ुकाम, सर्दी और खांसी बहुत फैली हुई है और लोग इस बीमारी में यानी खांसी और सर्दी में जो है छींकें जब आती हैं तो अस्पताल जाने भी डर रहे हैं वो लोग कि कहीं वहाँ पकड़ कर टेस्ट ना कर दिया जाए, कहीं हमको आइसोलेट ना कर दिया जाए, यानी अलग थलग रख दिया ना जाए। ऐसे माहौल में हमें चाहिए कि हम अपने घर में ही कुछ हमारी सेहत की देखभाल कर लें या कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे ये सर्दी खांसी हमारी कम हो जाए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि तिब्ब में बहुत सारे नुस्खे हैं। चंद घरेलू नुस्खे हमें आप बताइए
कि ये जो सर्दी खांसी है और अगर ज़्यादा भी है तो हम उसे किस तरह से अपने घर की चीज़ों को इस्तेमाल करके उसे कम कर सकते हैं। जी, ये बहुत ही अहम सवाल है। वाकई में बहुत से लोग हॉस्पिटल जाने, छोटी मोटी अलामतें जब नज़र आती हैं तो डर जा रहे हैं, ख़ास करके सर्दी खांसी। तो मैं मेरे नाजरीन से गुजारिश करती हूँ कि आपके बावर्ची खाने में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल आप बाखूबी कर सकती हैं, जिसमें हल्दी है, अजवाइन है और बादाम है। तो एक नुस्खा ये है कि अगर आपको खांसी महसूस हो रही है तो आप बादाम को रात में भिगो दीजिए, सुबह उसको एक पतीले में डालकर हस्बे ज़रूरत नमक और हल्दी डाल के उसको अच्छे से पैन में पकने दीजिए जब तक कि पानी पूरी तरीके से उसमें इवेपोरेट नहीं हो जाता। इसके बाद बादाम को थोड़ा ओपन बर्तन में ही उसको ठंडा होने छोड़ दीजिए। जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसके साथ बादाम और हल्दी लपेटे जाएंगे, तो उसको पूरा ठंडा हो जाने के बाद एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दीजिए। ये इम्यूनिटी का बूस्टिंग भी काम करता है और साथ में हल्दी होने की वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि अंदर जो बॉडी में जो इन्फेक्शन कुछ भी अगर है तो जिसकी वजह से सर्दी खांसी हुई है वो इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। ये एक है। दूसरा अजवाइन है। अजवाइन का अगर आप अपने घर में झाड़ लगा सकते हैं, आपके पास जगह है, तो आप वो झाड़ को डालिए। अजवाइन के पत्ते को एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक भी एक अजवाइन के पत्ते को अच्छे से वॉश करके आप एक नमक के कंकर के साथ रात में खिला देंगे तो यकीन रखिए जो ये विंटर चल रहा है इसमें आपको इसकी जो खासियतें, इसकी जो नफ़ा देने वाली खासियत अल्लाह ताला ने इसमें जो रखी हैं, इसकी वजह से ये बहुत शफायाब काम करेगा। और दूसरी ये चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने आपको महसूस हो रहा है कि आपके लंग में कंजेशन है या फ्लेगम वगैरह, स्टीम इनहेलेशन तो आप लोग करते ही हैं। आप बताना चाहेंगे कि आपके फेफड़ों में फेफड़ों में बलगम जमा हुआ है। बलगम जम रहा है, ऐसा महसूस हो जाता है, यानी कि आपको खांसी आ रही है, बलगम निकल रहा है, तो आप ये कीजिए कि स्टीम इनहेलेशन कीजिए, यानी कि भपकरा जो लेते हैं आमतौर से उसमें आप 5 अदद या फिर 7 अदद लौंग डाल दीजिए और उसको स्टीम इनहेलेशन कीजिए। ये हर 3-3 घंटे में एक बार कीजिए। इसमें आपकी सांस के फेफड़ों में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आराम महसूस होगा और इन्फेक्शन भी कम हो जाएगा। बावर्ची खाने में ये चीज़ें मौजूद होती हैं और इंशाल्लाह उसे इस्तेमाल करके हमारे नाजरीन भी जो है इससे फ़ायदा उठाएंगे। जी हाँ, हल्दी और बादाम नहीं मिल रहा हाँ। तो हल्दी का सिर्फ पानी भी अगर पी लेते हैं आप, हल्दी का पानी पियो, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे ग्लास भर के, बॉटल भर के पानी पीना है। 1 कप जितना मिकदार में आप गर्म पी सकते हैं उसमें 1 या 2 अदद चुटकी हल्दी डाल दीजिए। 30 सेकेंड्स के लिए उस टम्बलर को या ग्लास को बाजू रख दीजिए। 30 सेकेंड्स के बाद वो पानी को पी लीजिए, जो नीचे सेटल्ड हल्दी रहती है उसको मत पीजिए। गर्म पानी में डालना है या नीम गर्म पानी, नीम गर्म लूक वार्म वाटर में आपको डालना है। 3 चुटकी या 4 चुटकी आपके बॉडी के एतबार से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो गर्मी पैदा कर। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला इसमें आप लोगों को शफा दे और आप लोगों के लिए ये फायदेमंद साबित। जी डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत अच्छे घरेलू नुस्खे बताए और ऐसे बताए इतने आसान कि जो हर एक के हैं और इंशाल्लाह उसे इस्तेमाल करके हमारे नाजरीन भी जो है इससे फ़ायदा उठाएंगे। थोड़ा मैं ज़रा अब जो है ये तिब से हटकर एक सवाल करना चाहूँगी आपसे कि अक्सर हम देख रहे हैं कि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। तलबा भी जो है घरों में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और फिर ऑफिस जाने वाले भी, बहुत सारे ऑफिसेस तो खुल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी भी जो है जो कंपनीज़ में काम कर रहे हैं वो लोग घरों से ही काम कर रहे हैं। ऐसे में घर में बैठ कर और बाहर लोगों से ना मिलकर और बाहर सैर व तफरीह के लिए भी ना जाकर ज़हनी तनाव बढ़ रहा है इंसानों में। तो ज़हनी तनाव की वजह से घरों में प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, परेशानियां भी हो रहे हैं, आपस में भी जो है तकरारें हो रही हैं और इस वजह से उनकी सेहत भी मुतासिर हो रही है। तो ऐसे माहौल में वो अपने सेहत के कैसे हिफाजत करें, कैसे क्या तदाबीर इख्तियार करें कि वो नॉर्मल हो जाएं और वो उनकी ज़हनी परेशानियां दूर हो जाएं? जी, ये वो सवाल है जो अक्सर हम लोग को पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अहम वो सवाल है कि हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को यानी कि अपनी ज़िंदगी के रूटीन को पूरी तरीके से तबाह कर चुके हैं कोविड आने के बाद। ना हमारा सोना टाइम पे है, ना खाना टाइम पे है, घर में है, बच्चों के सामने अब्यूजिंग यानी कि लड़ना, चीखना, गाली गलौज, लड़ाइयाँ, ये तमाम चीज़ों की वजह से बच्चों के साथ साथ घर के बाकी अफराद पे भी असर हो रहा है, जैसा आप बता रही हैं।
तो बेइंतहा ज़रूरी है कि आप एक फर्स्ट फार्मूला फॉलो करें कि आप घर में शाउटिंग यानी कि चीखना चिल्लम एक नॉर्मल बैठ के बातचीत कर लें, डिसाइड कर लें पूरे घर में कि एक फला काम हम लोग नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, जैसे कि हम और आप जानती हैं, वक्त पे सोना और वक्त पे उठना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्थी एंड फिट। तो ये जो बात है इसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा सेहतियाब हो सकते हैं। जी, सुन्नत रसूल भी है। अगर हमारी बैलेंस डाइट नहीं हो पा रही है जी, घर में है, इसका मतलब ये है कि हम लोग इधर बहुत ज्यादा स्वीट्स खा रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑयली फूड्स खा रहे हैं, प्रोटीन कंटेंट हमारे घरों में बहुत कम हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा बैलेंस डाइट में आपको इस्तेमाल ये करना है कि वेजिटेबल्स और लीफी वेजिटेबल्स, सब्जियां यानी सब्जियां, तरकारियां और बहुत ज्यादा फ्रूट्स जी, आप ये कॉन्स्टेंटली अपने घर में रखिए और इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। ये बैलेंस डाइट अगर आप हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये जो जहनी तनाव है, और इसको सबसे बेहतरीन तरीका दूर करने का ये है कि कंजम्पशन ऑफ वाटर। अब घर में रहते हैं तो प्यास लगी तो ही पानी पिएंगे, वरना नहीं। आदत बनाइए कि खाने से पहले भी आप पानी पिएं, खाने के थोड़ी देर के बाद पानी पिएं और बीच बीच में आप पानी पीते रहें। इससे आपके जो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं उसका बॉडी में होना बेइंतहा ज़रूरी है। अगर आपने एंटीऑक्सीडेंट्स को बॉडी में डालना है तो ग्रीन टी का तो आप देखते हैं हर कोई पीता है, तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखिए। और आप ये भी कंटिन्यू रखिए कि आप अपने प्रोटीन रिच डाइट को आप एलिवेट करें और बच्चों को छोटे मोटे एक्सरसाइज करवाएं। प्रोटीन रिच जो डाइट आप जो बोल रही है प्रोटीन रिच, तो उसमें क्या क्या आता है? ये प्रोटीन रिच क्या चीजें हैं? दालें हैं, मछली है जी, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जी, तमाम तरकारियां प्रोटीन रिच होती हैं जी, और तमाम फ्रूट्स प्रोटीन रिच होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इनका इंटेक करें। जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, आजकल फास्ट फूड का ज़माना है और बच्चे जो है ऑर्डर करके मंगा लेते हैं, बड़े भी ऑर्डर करके मंगा लेते हैं, तो ये किस तरह से ये फास्ट फूड क्या हमारी सेहत को बनाने में मदद करता है या क्या होता है? ये भी थोड़ा आप उस पर रोशनी डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर कभी मैं बोलूँगी नहीं कि फास्ट फूड आपको सेहत बनाने में मदद करता है, मगर चूंकि आप बता रही थी, आपके पहले ही सवाल का एक जवाब है कि बच्चे स्ट्रेस में हैं, घरों में हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, एक आध बार आप खिला दे रही हैं तो इट्स फाइन, वो चलता है। ये ना आदत बनाएं कि घरों में पकड़ा नहीं है, हर वक्त फास्ट फूड आ रहा है। घरों में ही आप तरकारी का, भाजियों का, फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए और बच्चों को फजर के बाद घरों में एक्सरसाइज कराइए उनके एज के एतबार से। लेडीज़ को हो, जेंट्स को, हर एक को, और ख़ासकर कोविड के ज़माने में लंग्स के एक्सरसाइजेस बहुत बेइंतहा ज़रूरी है कि आप एक नकपड़ी से फिर सांस लें, दूसरी नकपड़ी से छोड़ें, ये मिनिमम 10 टाइम्स करें, फिर मुंह से सांस लें, फिर नकपड़ी से छोड़ें, फिर नाक से सांस लें, फिर मुंह से छोड़ें। इस तरीके से आपके फेफड़ों की ताकत बढ़ेगी और पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा मदद करता है। जी डॉक्टर साहिबा, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। आपने हमें तफसील के साथ जो है बहुत सारे नुस्खे भी बताए और क्या जो है हमें एहतियात करना ज़रूरी है ये भी बताया। आपसे एक आखिरी सवाल है, आप कर्नाटक के रियासतगीर जो एक तंजीम है डॉक्टर्स फॉर ह्यूमैनिटी, उसके हेल्पलाइन की कोऑर्डिनेटर हैं, तो आप उसमें क्या काम होता है और वो तंजीम किस लिए बनाई गई है, इसका थोड़ा सा तारुफ हमें बताएं। डॉक्टर्स फॉर ह्यूमैनिटी बेंगलुरु शहर में करीब 15 साल से काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोविड-19 में जब शुरू हुआ तब डॉक्टर्स फॉर ह्यूमैनिटी को यानी कि पूरे कर्नाटक में इसको लॉन्च किया गया और पूरे रियासत से हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं जो हमारी हेल्पलाइन में काम करते हैं और ये 24/7 है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ज़रूरत थी पूरे डॉक्टर्स इस पे 24/7 अवेलेबल थे। हम लोग यहाँ पर पेशेंट्स को काउंसलिंग भी करते हैं और ज़रूरत के तहत दवाइयाँ भी देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देते हैं। और जो भी पेशेंट को यानी कि इमरजेंसी में है तो हमारी एक वॉलंटियर टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, वो वॉलंटियर टीम के मदद के साथ बेड्स का फराहम करना, लोगों को एम्बुलेंस का फराहम करना और ज़रूरत पड़े तो यहाँ तक के हम लोगों ने लोगों को राशन और उनके घरों तक पहुँचकर उनको मदद और मेडिसिन को पहुँचाया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब चूँकि कॉल की इंटेंसिटी अब यानी कि फ्रीक्वेंसी बहुत कम हुई है कोविड कम होने की वजह से, इसके बावजूद भी हमें कॉल्स आते हैं
जनरल सिम्टम्स की वजह से जनरली जो उनको तकलीफ़ें होती हैं वो सिम्टम्स के एतबार से हमें पूछा जाता है। और डॉक्टर्स फॉर ह्यूमैनिटी का मकसद ये है कि हम लोग पूरे इंसानियत के लिए हमारे जो अल्लाह ताला ने हमें जिस इल्म से नवाजा है हम उसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें और इंसानियत के लिए उसका जितना भी हम दिफा या उसकी बहबूदी के लिए और उसकी कामयाबी के लिए काम कर सके अपनी आखिरत और दुनिया के लिए हम लोग हमारी डॉक्टर्स फॉर ह्यूमैनिटी की टीम कर रही है। जज़ाकल्लाह खैरा डॉक्टर आसिफा साहिबा। तो नाज़रीन, आज हमने सेहत पर मुबनी प्रोग्राम में बहुत सारे मालूमात हासिल की हैं। उम्मीद कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हम और बहुत से मुख्तलिफ प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। और एक अहम बात यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। जज़ाकल्लाह खैरा।